वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल. दिस इज तपस आईएएस में आपका स्वागत है. टुडे इज 1st of August 2023 and we are going to discuss the Hindu newspaper and we start. Yes, so the first news is that give us complete breakdown of 6,000 FIRs Supreme Court to Manipur government. अब इसमें ये हुआ कि आपको सबको पता है कि सुमोटो केस ले लिए थे इन्होंने. सुमोटो केस ले लिया था सुप्रीम कोर्ट ने, उस पर पूछा था मणिपुर रिलेटेड. सो अब ये सुप्रीम कोर्ट ये कह रही है, मंडे को ये बोली है कि इट नीडेड ए कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 6,000 FIR. जो ये जो 6,000 FIR रजिस्टर्ड हुए हैं उसका कंप्लीट ब्रेकडाउन उसका ब्रेकडाउन दो. उसका मतलब क्या होता है? कंप्लीट ब्रेकडाउन का मतलब ये होता है कि आप मुझे बताओ कि इसमें कितने केस जो है वो मर्डर के हैं, कितने केस रेप के हैं, कितने केस आर्सोन्स के हैं, कितने केस क्राइम अगेंस्ट वुमेन है. तो आप इससे रिलेटेड मुझे सारे जो है ना उसका मुझे डिटेल में देंगे और हम एनालिसिस करेंगे कि इसका क्या रिपरकर्शन है, ये किस समय इसका ओरिजिनेट जो हुआ था, ये क्या था, इसके पीछे का रीजन क्या था. तो डिटेल में जाने की कोशिश कर रहे हैं DY चंचूर साहब. तो उसको लेके है कि आप कोर्ट ने पूछा है कि आपका जो टीम था उस समय वो क्या कर रहा था. सेंटर जो था जब उसको क्राइम के बारे में पता चल रहा था, ये मोस्टली मणिपुर क्राइसिस को लेके है, मणिपुर में कुकी वर्सेस मैती जो है उसको लेके है. तो उसमें जब दो डिफरेंट कास्ट के बीच में डिफरेंट जो उनके इश्यूज हैं उसको लेकर, ट्राइबल्स के बीच में या फिर डिफरेंट मेजोरिटी वर्सेस माइनॉरिटी के बीच में अगर ऐसी चीज़ें हो रही है तो आपकी गवर्नमेंट कर क्या रही थी. और वो भी उन्होंने डेट लिखा है कि 4 से लेके 14 तारीख तक जो आपको इनपुट मिला था उसमें आपने क्या किया. तो इस सब चीज़ों के लिए कंप्लीट उनको समझने के लिए 4 मई की बात करें, 4 से 18 तक में आपका उन्होंने क्या किया है. सो उसको लेके उनको थोड़ी सी नाराज़गी है और वो चाहते हैं कि वो डिटेल एनालिसिस करें. तो इसीलिए उन्होंने जितना भी ब्रेकडाउन है वो मंगाया है 6,000 FIRs के. अब वो डिटेल में चेक करेंगे तो उसके पीछे का रीजन ढूंढेंगे, उस समय क्या हुआ था और उस समय पे गवर्नमेंट ने और गवर्नमेंट की जो एजेंसियां हैं, पुलिस ने किस टाइप के कदम उठाए थे, तो वो चेक करेंगे. सो क्वेश्चन वो उनका यही है कि व्हाट वेयर द पुलिस डूइंग फ्रॉम May 4 to May 18. तुम कर क्या रहे थे 4 से 14 तक, कर क्या रहे थे. द इंसिडेंट केम टू लाइट इन्वॉल्विंग 3 वुमेन्स पैरेड नेक्ड इन द प्रेजेंस ऑफ मोब. जो भीड़ थी उसके सामने में 3 लोगों को अलग तरीके से, जिस तरीके से सोसाइटी में एक कल्चर नहीं है उस तरीके से आपने उसको डिसऑनर करने की, वुमेन की इज्जत को डिसऑनर करने की कोशिश किया है. एटलीस्ट 2 of them were raped. उसमें से 2 का तो रेप हुआ है, आपने रेप किया है. व्हाट वर द पुलिस डूइंग फॉर 14 days. कर क्या रहे थे तुम 14 days में. तो काफ़ी नाराज़ दिखे और इससे पहले भी इनके काफ़ी हार्श स्टेटमेंट आए हुए हैं. तो आपको ये ध्यान रखना है. और लगातार जो है कोर्ट इसके ऊपर संज्ञान ले रही है, उसका जो है उस पर डिटेल में जाने की कोशिश कर रही है. फिर इसमें हुआ क्या कि जब इसमें इस टाइप की जब डिस्कशन चल रहा था तो जो सामने साइड से आया कि नो एक्सक्यूज ऑफ वायलेंस अगेंस्ट मणिपुर वुमेन, तो ये एक्सक्यूज नहीं देना मुझे. और वो भी इसलिए कि दूसरे जगह पे राजस्थान में, केरला में या फिर किसी और जगह पे ऐसी ही इंसिडेंट हुई है, इसीलिए मणिपुर में भी हुआ है. सो टोटली अनएक्सेप्टेबल है कि आप किस तरीके की बातें कर रहे हो. आप ये कह रहे हो कि अगर राजस्थान में अगर ऐसा हुआ तो मणिपुर में हुआ, आप राजस्थान को बचाओ पहले. तो अगले वाले न्यूज़ में सुप्रीम कोर्ट ने, जो DY चंचूर साहब है, उन्होंने बोला भी है कि व्हाट यू वांट फ्रॉम माय साइड, यू वांट कि जो डॉटर ऑफ इंडिया है उसको सबको मैं बचाऊं, या फिर तुम जब मैं मणिपुर को रिलेटेड केस में ले रहा हूं तो तुम ये बोल रहे हो कि आप किसी को ना बचाओ.
तो उसके जो उसमें जो स्टेटमेंट दिया है जो मिस्टर स्वराज थी, उन्होंने बोला कि नहीं नहीं सर, जज साहब मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ, मैं तो ये कह रही हूँ कि आप पूरे इंडिया के जो डॉक्टर हैं आप उसको प्रोटेक्ट करें, उसको रक्षा करें, कोर्ट का काम होता है उसको रक्षा प्रोवाइड करना, प्रोटेक्ट करें। तो फिर सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस है वो उनसे पूछे तो फिर आप ये एक्शन लेने से इतने दुखी क्यों हो कि मणिपुर से रिलेटेड, अभी मेरे पास मणिपुर का केस है तो मैं मणिपुर से रिलेटेड बातें करूंगा। तो इस टाइप की एक्सक्यूज जो है वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, ये इनका कहना है मणिपुर वुमेन को लेके। तो आप ये एक्सक्यूज मत दो कि कंट्री के किसी दूसरे कॉर्नर में ऐसे अदर पार्ट्स में अगर ऐसी चीज़ें हुई हैं तो मणिपुर में भी ऐसा हुआ है। सो ये एक्सक्यूज बर्दाश्त नहीं किया उन्होंने। तो ये एक सही डायरेक्शन पे है और देखते हैं इसमें क्या जजमेंट आता है, किस टाइप की चीज़ें हैं। अभी एफआईआर की कॉपी और उसका जो डिटेल एनालिसिस है वो मंगाया है और जो भी होगा न्यू डेवलपमेंट उसके बारे में डेफिनेटली हम आपको इन्फॉर्म करते रहेंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट 6000 एफआईआर। नेक्स्ट, मणिपुर रॉक्स पार्लियामेंट, इसके ऊपर आपको पता है कि पार्लियामेंट में मानसून सेशन चल रहा है और उसमें इसको लेके लगातार, और मणिपुर को लेके कुछ लोगों को सस्पेंड भी किया है, एमपी को, कुछ एमपी को सस्पेंड भी कर दिया, इशू को डिमांड कर रहे थे तो इसकी वजह से उनको सस्पेंड किया। उसके बाद है, ये आपको इतना बड़ा न्यूज़ नहीं है लेकिन ये थोड़ा सा है, इसमें ये दिक्कत है कि आरपीएफ वाले ने जो है, जो जयपुर से मुंबई की ट्रेन थी उसमें अपने सीनियर को भी, सीनियर शायद एएसआई पोस्ट था, पोस्ट से अपना इम्पोर्टेंट नहीं है वैसे, एएसआई और 3 जो है सिटीजन ट्रैवलर थे उनको गोली मार दी ट्रेन में। तो इनकी काम है ड्यूटी में प्रोटेक्शन देना, आरपीएफ का जो ट्रैवलिंग कर रहे हैं उनको प्रोटेक्शन देना है। अगर यही आपको मारने लगे किसी ऑल्टरकेशंस की वजह से या किसी भी चीज़ों को लेके, अगर इतनी बहस भी हो गई पैसेंजर के साथ, अगर वही मार दे और अपने सीनियर को भी मार दे, तो रिक्रूटमेंट एजेंसियां जो है, रिक्रूटमेंट एजेंसी जो है उसके ऊपर डाउट है कि आप किस टाइप के लोगों को जो आप सेलेक्ट कर रहे हो, क्या हमारा सिलेक्शन प्रोसेस जो है उसमें कुछ फाउल है। तो हमें वो देखने की ज़रूरत है। तो ये हमें सीखने की ज़रूरत है कि विच टाइप ऑफ पीपल इज़ कमिंग इन सर्विसेज, ठीक है। क्योंकि आपको जब ऐसी सर्विसेज में आते हो जो नोबल कॉज के लिए होते हैं, जैसे डॉक्टर्स के प्रोफेशंस हो गए, पुलिस के प्रोफेशंस हो गए, या डिफरेंट जो जिनकी सर्विस जो है वो 24/7 ओपन रहती है, तो आप अगर ऐसे सर्विस में अपनी जो है पीस, अपनी ट्रैंक्विलिटी, अपना जो आपकी जो क्षमता है, अगर उसको अपनी आपकी जो कूलनेस है, काइंडनेस है, अगर आप उस टाइप की चीज़ों को खोते हो तो ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में वो सोसाइटी के लिए नुकसान है। और वो इसका एग्जाम्पल यही है कि अगर आप एक, जैसे हवलदार ने उनको मारा, तो आप हवलदार के लिए क्या क्वालिफिकेशन, आपको पता है कि हवलदार का रिक्रूटमेंट इंडिया में किस तरीके से होता है। आप उनको ट्रेनिंग नहीं देते उस टाइप का कि आपको ऐसे सरकमस्टांसेज में आपको किस तरीके से बिहेव करना है। अगर लोग आपके साथ ऑल्टरकेशंस कर भी रहे हैं और किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे आप उससे डिसएग्री हो रहे हैं, तो आपको अपनी बात रखने का हक है। इवन ऑन ड्यूटी, आप ऑन सर्विसेज, आप किस तरीके की बातें कर रहे हैं, आपके ये सर्विस कंडक्ट में है भी कि नहीं, कि आपको, आपका काम है वहाँ पे प्रोटेक्शन देना, आपका काम वहाँ पे बहस करना नहीं है किसी से। तो इसको लेके इन्होंने जो 4 लोगों की इनकी डेथ हो गई ट्रेन में, तो बहुत अनफॉर्चुनेट ये इंसिडेंट है और इसको लेके बिल्कुल गवर्नमेंट को सोचने की ज़रूरत है, रेलवेज को सोचने की ज़रूरत है कि किस टाइप की ट्रेनिंग हम प्रोवाइड करा रहे हैं। तो एक ये न्यूज़ था, तो ये थोड़ा एक एजुकेशन से अलग प्रोस्पेक्टिव में सोचने की ज़रूरत है कि एक जो एथिकल एक टाइप का डायलामा भी है कि आप किस टाइप के बंदे को चूज करते हो। आप अपने सीनियर को ही मार रहे हो, उन्हीं के ऑर्डर को फॉलो नहीं कर रहे हो, तो वो भी है कि जो सीनियरिटी और जूनियरिटी का है कि क्या इन दोनों के संबंध इतने खड़े थे, क्या इतने खट्टे थे क्या कि उनकी बात तक नहीं सुनी गई। तो इस सब चीज़ों का ध्यान रखें, क्योंकि हम जब सर्विसेज में जाते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि हमें हर टाइप के मतलब जो लोग मिले वो हमारे बातों से एग्री ही करें। हो सकता है कई बार हमारी बातों से लोग, मोस्ट ऑफ द टाइम हमारी बातों से लोग डिसएग्री ही करेंगे, तो अपना कूलनेस, टेम्पर अपना इस तरीके से खो देंगे अगर एक
प्रोटेक्टर जो प्रोटेक्ट कर रहे हैं कानून को, कानून के अंदर के दायरे में उन्हें काम करना है, और इवन सिटीजन भी किसी को नहीं मार सकते हैं। तो आप तो खैर, तो ये वाला इस टाइप का न्यूज़ था, तो मैंने आपको ये भी बता दिया। नेक्स्ट, ये आपको भोपाल के बारे में है, तो कुछ इतना नहीं है। तो उसमें आया है कि अनडिस्पोज टॉक्सिक वेस्ट है भोपाल डिजास्टर साइट में। आपको बस केवल ये याद रखना है कि UCIL एक कंपनी थी, उससे मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस निकली थी। 1984 की बात है, शायद 1984 में हुआ था, कुछ इस टाइप का लीकेज हुआ था। बहुत सारे लोगों का, भोपाल गैस ट्रेजेडी भी बोलते हैं उसको, भोपाल गैस ट्रेजेडी। और वो इतनी डेंजरस थी कि उसका जो कॉन्सिक्वेंस है आप अभी तक देख सकते हैं। वहाँ पे लोग जिस टाइप से पैदा हो रहे हैं आज, इतने सालों के बाद भी, आप समझ लीजिए 30-40 साल हो गए उनको, तो वो आज भी इस चीज़ से गुजर रहे हैं कि किसी का कोई पर्टिकुलर जो पार्ट है वो पूरा तरीके से डैमेज्ड है, या फिर कोई में किसी में कैंसर्स के, किसी में अलग अलग टाइप के सिम्टम्स उनमें देखे गए हैं। तो उनको लेके है कि आप इनको डिस्पोज करें, इतना पैसा दिया था मैंने आपको, कहाँ गया, ये सब की बातें हैं। तो कुछ उसमें ऐसा है नहीं, बस आपको याद रखना चाहिए कि भोपाल गैस ट्रेजेडी 1984 में गैस मिथाइल आइसोसाइनेट की लीकेज की वजह से हुआ था। कंपनी बाहर की थी, UCIL जो है वो बाहर की कंपनी थी, और केस भी चला था इनके ऊपर, लंबा केस लड़े हैं इन लोगों ने। तो दिस इज ऑल अबाउट भोपाल गैस ट्रेजेडी। दिल्ली सर्विस बिल को लेके आपको पता ही है कि ये लोकसभा में आज टेबल होने वाला है, और इसमें क्या है, दिल्ली ऑर्डिनेंस जो है को लेके, जो आपको मैंने बार बार ये बताया कि जो सुप्रीम कोर्ट ने जो था वो सर्विस मैटर जो है, सर्विसेज की अपॉइंटमेंट, रिक्रूटमेंट, और जो डिफरेंट जो होता है, डिसिप्लिनरी एक्शन कौन लेगा, विजिलेंस इशू पर देखेगा, ठीक। सो इस टाइप के सर्विस मैटर जो है उसमें दिल्ली गवर्नमेंट को पावर दिया। दिल्ली गवर्नमेंट के पास ये पावर है कॉन्स्टिट्यूशनली कि सर्विस मैटर में एनसीटी ऑफ दिल्ली में जो है वो दिल्ली गवर्नमेंट, इलेक्टेड गवर्नमेंट चुन सकती है। जब सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आ गया तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने एक ऑर्डिनेंस पास कर दी, और ऑर्डिनेंस पास करके एक कमेटी इसका उसका वो डिजाइन किया जिसमें है कि नेशनल कैपिटल सिविल सर्विस अथॉरिटी, ऐसा करके बनाया। तो ये ऑर्डर पास करके उन्होंने ऑर्डिनेंस बनाया। अब वो ऑर्डिनेंस को पार्लियामेंट में पास कराना है। दैट मीन आपको सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को चेंज करना है। तो आपको पार्लियामेंट में ये बताना है कि दिल्ली आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है, जिसकी वजह से सर्विस मैटर भी आप ही के हक में जाए। तो वो पार्लियामेंट में ये बिल पेश होने वाले हैं, और इस पे डिस्कशन होना है कि ये जो पावर है सर्विस मैटर का, वो पार्लियामेंट के पास है। जो पार्लियामेंट ने जो कानून बनाई है और पार्लियामेंट जो एक्ट पास कर रहे हैं, उसके अंदर में LG साहब के पास है फाइनल अथॉरिटी। सो इसके हिसाब से LG साहब के पास है फाइनल अथॉरिटी। तो अब उस पर पार्लियामेंट में बहस चलेगी, और आज उसको टेबल पे रखा गया है। तो देखते हैं इसमें कि पार्लियामेंट में क्या होता है। जिस टाइप की भी डेवलपमेंट होगी वो डेफिनेटली पेपर ने लिखेगा और हम आपको बताएंगे। तो इसमें है क्या, द ड्राफ्ट बिल विच मैंडेट द क्रिएशन ऑफ एन अथॉरिटी फॉर ट्रांसफर एंड पोस्टिंग ऑफ सीनियर ऑफिसर ऑफ इन दिल्ली गवर्नमेंट हैज़ बीन सर्कुलेटेड अमंग MP। तो ये है, तो आप इसको इसमें देख लें कि एक बिल ड्राफ्ट किया है जिसमें कि अथॉरिटी बनाया गया है कि सीनियर ऑफिसर जो है उसकी पोस्टिंग ट्रांसफ़र कैसे होगा। उसमें क्या है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिल वाज टू गिव इफेक्ट to the intent and purpose behind the provision of Article 239AA of the Constitution is a permanent authority। वो permanent authority कौन है, headed by Chief Minister of Delhi along with Chief Secretary Home Secretary Home and Government of Secretary Delhi। तो आपको ये देखना है इसमें है क्या, इसमें नेशनल कैपिटल सिविल सर्विस अथॉरिटी बनेगी जिसमें चीफ मिनिस्टर होंगे, चीफ सेक्रेटरी होंगे, और कौन होंगे, प्रिंसिपल ऑफ होम सेक्रेटरी होंगे। और ये दोनों कौन होते हैं, IAS होते हैं, ब्यूरोक्रेट्स। और वो कौन होते हैं, सिलेक्टेड कहाँ से होते हैं, दोनों सेंटर से सिलेक्टेड होते हैं। उसके बाद क्या है, LG का डिसीजन जो फाइनल होगा इन केस ऑफ डिस्प्यूट। तो ये थोड़ा सा बोन ऑफ कंटेंशन है कि आप अगर
चुने हुए सरकार को अगर बोलोगे कि सर्विस मैटर में भी जो एलजी का डिसीजन फाइनल होगा, जो कि दिल्ली के जो रूल्स हैं उसके हिसाब से 3 चीज़ों को छोड़ के सारी चीज़ें जो है वो स्टेट गवर्नमेंट, इलेक्टेड गवर्नमेंट के पास होनी चाहिए। और जो है आप देखो, दी एलजी कैन रिटर्न दी सो एंड सो रिकमेंडेशन इफ डिसएग्री विथ इट। अगर इससे डिसएग्री भी हो गया तो एलजी जो है उसको रिकमेंड रिटर्न कर देगा। तो इसको लेके इशू है स्टेट गवर्नमेंट को, जो भी है वहाँ पे एनसीटी गवर्नमेंट है जो दिल्ली में, चीफ उनकी सरकार है केजरीवाल साहब की, तो वो उनसे थोड़ा सा खफा है कि यार इस मैटर में तो कम से कम पावर दो कि यहाँ काम कर सकें। तो ये पावर डिस्प्यूट चल रहा है, पॉलिटिकल पावर डिस्प्यूट चल रहा है। और इसमें हमेशा जुडिशरी जो है इसको आना पड़ रहा है सॉल्यूशन के लिए। हर चीज़ में, दिल्ली से रिलेटेड हर चीज़ में जुडिशरी, चाहे ये पार्टी हो चाहे नेक्स्ट या अदर्स, या वो वहाँ पे जाते ही जाते विजिट करते हैं और यहाँ से कुछ सॉल्यूशन मिलता है इनको, और ये जो बोलते हैं वो मानते हैं। लेकिन इस वाले केस में तो ये हुआ कि इन्होंने, जुडिशरी ने कह भी दिया कि सर्विस मैटर भाई दिल्ली का है, लेकिन ये नहीं माने, तो ओवरराइड किया इन्होंने। अगर ये आप जुडिशियल के पावर को ओवरराइड करते हैं तो फिर इसका कॉन्सिक्वेंसेस लॉन्ग टर्म से बहुत अलग देखने को मिलेगा आपको, और वो देखेंगे हम कि इसका इम्पैक्ट जो होगा अगर इस टाइप का बिल पास भी होता है। तो उसके बाद ये देखने की बात है, इंटरेस्टिंग बात ये हो जाएगी कि अगर पार्लियामेंट में ये पास हो गया, आप समझो अगर पार्लियामेंट में ये दिल्ली ऑर्डिनेंस से रिलेटेड जो भी एनसीटी बिल है 2023 अगर ये पास हो गया मेजोरिटी के साथ, दैट मीन्स सर्विस मैटर किसके अंदर चला जाएगा? सर्विस मैटर जो है वो चला जाएगा आपके पास एलजी के पास, दैट इज इनडायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। और ऐसे मामले में फिर देखा जाएगा कि फिर जुडिशरी क्या करती है। अब यहाँ पे एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन जनरेट होगा कि अगर जुडिशरी किसी चीज को, जुडिशरी कोई एक्ट है जिसको उसने बोला है कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल लग रहा है मुझे, या मेरा डिसीजन जजमेंट उसमें, मेरा जजमेंट उसमें ये है, और पार्लियामेंट उसको ओवरराइड कर रही है, तो ऐसे कंडीशन में जब ओवरराइड कर रही है तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, तो वो देखने वाली इंटरेस्टिंग बात है। और इसमें जो भी डेवलपमेंट होगी इसका आपको ये समझना है कि आपको एज ए ब्यूरोक्रेट सबको ये पता होना चाहिए कि आपके जजमेंट को अगर कोई ओवरराइड पार्लियामेंट करती है तो कि क्या पार्लियामेंट के फिर उस बनाए हुए एक्ट पे जुडिशियल रिव्यू हो सकता है कि नहीं। आपको ये ध्यान रखना है कि जुडिशियल रिव्यू होगा तो कैसे होगा, पार्लियामेंट द्वारा बनाए हुए एक्ट को जुडिशियल रिव्यू तो कर ही सकता है। तो आपको वो देखना है कि जब फिर से अगर जुडिशियल रिव्यू होगा तो फिर केस फिर से जाना है। तो इस टाइप का एक विशेष साइकिल क्रिएट होंगे। तो अगर पार्लियामेंट को ये सोचना चाहिए कि अगर मतलब गवर्नमेंट को ये सोचना चाहिए कि बिल जो टेबल पे रख रहे हैं उससे कि उससे ओवरऑल जुडिशरी पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, डेमोक्रेसी पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, वो आने वाले समय में डेफिनेटली आप लोग को क्लियर हो जाएगा ये। और ये आप लगातार पेपर को फॉलो करते रहिए, आपकी जो 80% कंसेप्ट है जो पॉलिटिकली जो है जिसके पीछे आपका स्टैटिक क्वेश्चन बेस्ड होते हैं वो आपका क्लियर हो जाएगा। यू शुड नॉट वरी दैट कि अगर पॉलिटी में कि लक्ष्मीकांत में थोड़ा सा कहीं पे फंस भी गए ना, तो आप पेपर को पढ़ें और वीडियो देखें, आपको डेफिनेटली जो उससे रिलेटेड चीज़ें रहेंगी वो आपको डेफिनेटली बताया जाएगा। 370 पे सुनवाई होने वाली है। आपको मतलब आपके पीछे का सबका बैकग्राउंड देता हूँ मैं। हियरिंग होने वाली है, एक बार हो जान दो, सुप्रीम कोर्ट को सुनने दो। सुप्रीम कोर्ट फिर से सुनना चाह रही है 370 में कॉन्स्टिट्यूशनलिटी चेक करना चाह रही है। करने दो एक बार आ जाएगा तो फिर हम अपन देखेंगे। सेमीकंडक्टर को, चिप को लेके, चिप वॉर, चिप इशू, बहुत सारे चीज़ चल रहे हैं, तो उसको लेके लगातार अभी अपन ने, आपको पता है कि सेमीकॉन कॉन्क्लेव की है ना, सेमीकॉन इंडिया कॉन्क्लेव कहाँ पे की है? गुजरात में। कौन से नंबर का है? पीटी फैक्ट है ये सब, ये रटते जाओ, सेकंड नंबर का। तो उसके लेके है कि द गवर्नमेंट हैज मेड ए फ्रेश बिड टू अट्रैक्ट मेजर ग्लोबल चिप मैन्युफैक्चरर। फिर से बिडिंग करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग को, इन्वेस्टर को बुलाने की कोशिश करेंगे कि आओ इन्वेस्ट करो चिप में, क्योंकि चिप का रिक्वायरमेंट है कि आपको पता है कि चाइना
ताइवान, ये सब कुछ ऐसी कंट्रियाँ हैं जो मोस्टली इनके पास ये है और यही बनाती है। जैसे ताइवान तो एप्पल का 80% चीज़ें जो है वो ही बनाती है, ताइवान की कंपनी है, ताइवान से ही बनती है एप्पल की प्रोडक्ट। तो ऐसा है, तो अपने को जो है वो उसमें इन्वेस्टर को लाना पड़ेगा इंडिया में। सो उसके लिए ये सब चीज़ें जद्दोजहद की बातें हो रही है कि करूँगा क्या, लाओगे कैसे, तो प्रोएक्टिव डिसीजन लूँगा। कैसे लोगे, तो बोलेगे कॉर्पोरेट टैक्स कम कर दूंगा। कॉर्पोरेट टैक्स क्या होता है, कंपनी को जो टैक्स पे करनी पड़ती है, कंपनी जो टैक्स पे करती है उसको कॉर्पोरेट टैक्स बोलते हैं। तो बोलते हैं कॉर्पोरेट टैक्स में छूट दे दूंगा। मान लो कि 15% कॉर्पोरेट टैक्स है अभी, तो मैं तेरे को 5% छूट देके 10% कर दूंगा, तो तुम्हारा टैक्स बचेगा, तो तू इधर इन्वेस्ट कर। तो इसमें ये हो जाएगा कि आप इसको इस तरीके से बुलाने की कोशिश कर रहे हैं। और फिर जो भी उसमें और भी रिलीफ होगा, फाइनेंशियल असिस्टेंट जितना प्रोजेक्ट में लगेगा उसका 50% मैं दूंगा, सरकार, मैं मतलब सरकार दूंगा। तो सरकार देगी कि 50% मैं फाइनेंशियल असिस्टेंट भी दूंगा। फिर उसके बाद जितनी भी और भी चीज़ें हैं जो सब्सिडाइज रेट पे देना, फिर उसके बाद वहाँ पे चीप लेबर प्रोवाइड करना, फिर वहाँ पे एक इन्वायरमेंट फ्रेंडली जनरेट करना, एक स्टेबल गवर्नमेंट देना। तो ये सब चीज़ें आप उसको आंसर में लिख लीजिएगा, बार बार एक ही चीज़ बोलता रहता हूँ, आप उसको लिखते जाइएगा कि आपको क्या क्या करना है एक अच्छा इन्वेस्टमेंट लाने के लिए। तो आपको टैक्स में थोड़ा सा छूट देना है, आंसर में ये आना चाहिए कि टैक्स में आपको टैक्स एग्जेम्पशन करेंगे आप। सेकंड में क्या करेंगे, एक स्टेबल इन्वायरमेंट देंगे। फिर आपको फाइनेंशियल असिस्टेंट देंगे, फाइनेंशियल। फिर क्या देंगे, लेबर लॉज से रिलेटेड कि आपको दिक्कत ना हो। फिर सब्सिडीज़, इलेक्ट्रिसिटी और ये इस टाइप की, और इस टाइप की चीज़ें आपको 5-6 चीज़ें जो बहुत इंपॉर्टेंट हो एक इन्वेस्टर्स को इंडिया में खींचने के लिए कि ज़रूरत है कि आप इधर आओ, तो उस टाइप की चीज़ें आप दो तो वो डेफिनेटली आएगी। और अभी अभी जो करंट न्यूज़ मिली है कि फॉक्सकॉन जो है उन्होंने तमिलनाडु में अपनी एक, कंचीपुरम है शायद वो जगह मेरे हिसाब से, देखना कांचीपुरम में उन्होंने अपना एक 1700 या 1800 करोड़ का इन्वेस्टमेंट लगा दिया है। किससे रिलेटेड लगा दिया भाई, चिप से रिलेटेड। तो इसमें एक चीज़ और भी लिख लीजिएगा कि एक्सपोर्ट जब आप कर रहे हो किसी चीज़ का बनाने के बाद, एक्सपोर्ट के नॉर्म्स भी थोड़ा सा वीक रखना। वीक इन द सेंस मतलब थोड़ा सा फैमिलियर हो, थोड़ा सा इजी फ्रेंडली हो। अगर आप एक्सपोर्ट को इतने सारे बाउंडेशन से, इतने सारे कानून से बांध दोगे कि आप एक्सपोर्ट ही नहीं कर सकते हो, तो फिर वो बना के करेंगे क्या। तो हमें ये बना के बाहर जो दूसरी कंट्रियाँ हैं वहाँ पे सेल भी करना है, तो इससे रिलेटेड। तो दिस इज ऑल अबाउट दी सेमीकंडक्टर चिप। तो आप इसको, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है, इससे ज़्यादा बहुत फिर वो कहानियाँ लोग सुनाते रहेंगे, टाइम वेस्ट करेंगे। और अपना काम है कि सीधे सीधे वो पॉइंट बताना जिससे आपका काम हो जाए। तो दैट्स इट, इतना इम्पोर्टेंट था आपके लिए। इसके बाद ये क्या है, ये एलपीजी को लेके है। आपने कितने सिलेंडर बांटे, कितने लोग रीफिलिंग करा रहे हैं, इसके ऊपर कहानियां हैं इसमें। कितने सिलेंडर, इतने रीफिलिंग, फिर उसके बाद कोविड आया, फिर उसके बाद कम हो गया रीफिलिंग, फिर सरकार ने जो है उसके ऊपर से सब्सिडी भी निकाल ली। तो ये सब है, तो ये सब ड्रॉबैक बता रहे हैं कि एलपीजी का। फिर वो बता रहे हैं कि ये एक अच्छी बातें भी बता रहे हैं कि कैसे हमारा जो 2015 से पहले था और कैसे हम 2017, 18, 20 के बाद हम कितना परसेंटेज की हमारी छलांग लगा ली है कि जो अब जो ग्रामीण एरिया में जो भी बनती हैं खाना, जो कुक फ्यूल यूज होता है, वो मोस्टली जो है तो एलपीजी गैस होता है, ठीक है। लेकिन किसी वजह से, कारणवश की वजह से जो है फिर गैस सिलेंडर जो है उसमें महंगाई देखने को मिली। और उसका कारण उन्होंने लिखा कि जो रशिया और उसके बीच का यूक्रेन का है, फिर उसके बाद इंपोर्ट करने का समय है, और इसी चीज़ों की वजह से रिफाइनरी का भी एक कंसेप्ट लिखा कि इसकी वजह से भी है जो एलपीजी की जो कंडीशंस थी वो धीरे धीरे महंगी होती गई। तो इसकी वजह से लोग रीफिलिंग कराना कम कर दिए, कम कर दिए। तो आप अल्टरनेटिव सोचो कि अगर आप एलपीजी जो है वो बाहर से आपकी डिपेंडेंसी है, तो आप एक ऐसा सब्स्टिट्यूट दो जो एलपीजी को एटलीस्ट उसके साथ चले। अगर एलपीजी को रिप्लेस नहीं कर सकता है, तो उसका कम से कम उसका साथ निभाए, एक टाइप का उसका कॉम्प्लीमेंट्री हो, जो कॉम्प्लीमेंट करे। तो उसके लिए उन्होंने फिर ये एक फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिक कुकिंग की बात कर रही है। ये आप देखो, इलेक्ट्रिक कुकिंग हो गया, इंडक्शंस हो गए, ये सब इलेक्ट्रिसिटी पे चलते हैं। और आपको पता है कि गांव तक इलेक्ट्रिसिटी पहुंच गई है। तो ये एक अच्छा है अपॉर्चुनिटी कि हम इलेक्ट्रिसिटी से खाना बना लें,
फिर उसका रेट लिख रहे हैं कि 8 रुपये के हिसाब से अगर यूनिट भी निकालेंगे तब भी एलपीजी से करंट के हिसाब से जो होगा उससे सस्ता होगा। तो ये वाला चीज़ें हो गया। तो इसमें इस टाइप की चीज़ें बात की गई है। द डिबेट नीड टू मूव फ्रॉम एलपीजी सब्सिडी अलोन टू फाइनेंसिंग एंड बिजनेस मॉडल दैट वैल्यू इंडिया क्लीन कुकिंग ट्रांजिशन फॉर इस अल्टीमेट एंड क्लीन एयर बेनिफिट थ्रू ए बकेट ऑफ सॉल्यूशंस। तो आपको एलपीजी पे ही डिपेंड नहीं होना है, आपको अल्टरनेटिव ही ढूंढो। तो इसमें राइटर ये कहना चाह रहे हैं, जो कार्तिक भाई साहब हैं वो ये कहना चाह रहे हैं कि आप एलपीजी में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं हम, ठीक है, लेकिन किसी कारणवश से उस पर कंट्रोल हमारे हाथ में नहीं है। मान लो कि रशिया यूक्रेन की वॉर चल रही है, या फिर इंटरनेशनल लेवल पे किसी चीज़ का जो गैसेज मंगा रहे हैं वो महंगा हो रहा है, तो सामने वाले को आप समझो ना कि आपको वो कॉस्टली पड़ेगा। तो रूरल अर्बन एरिया तो फिर भी अफोर्ड कर लेता है, पर जो रूरल एरिया है वो क्या कहता है कि वह फीलिंग वाले जैसे 700-800 रुपये देखेगा, 800 रुपये, 1000-1200 रुपये का वो, तो फिर से वापस वो बैक टू द ट्रेडिशनल मेथड पे आ जाएगा कि भाई मैं तो लकड़ी से ही खाना बना लूँगी, इतना महंगा मैं नहीं खर्च सकती। फ्री में तो चलो स्टार्टिंग में तो आपने दे दिया सिलेंडर के साथ इतना फ्री और चूल्हा वो, लेकिन उसको रीफिलिंग का कंसेप्ट जो है वो बहुत ही मतलब उनको अभी वो उनके मतलब जोन में आ नहीं पा रहा है, ठीक है। मैं सही वर्ड नहीं पिक पा रहा हूँ इनके लिए कि मैं उनको सही उनके लाइफ में लाइवलीहुड में बैठ नहीं पा रहा है कि अगर वो 1200-1500 का अगर वो एलपीजी का वो लेंगे, गैस चूल्हा लेंगे, तो फिर उनकी जो घर की जो बजट है वो हिल जाती है। एक मिडिल क्लास फैमिली या फिर लोअर मिडिल क्लास फैमिली की बात हो रही है। तो उसकी बेस पे ये अल्टरनेटिव राइटर जो है वो अल्टरनेटिव सुझा रहे हैं, और वो उन्हें ये सुझाव दे रहे हैं कि भाई आप इलेक्ट्रिक कुकिंग और जो इंडक्शंस हैं उसमें बिलीव करो, क्योंकि आपका पेनिट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो है वो गाँव तक हो गया है, और रेट भी जिससे 8 रुपये के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे तब भी उसका इम्पैक्ट, उसका जो कैलकुलेशन होगा वो एलपीजी से कम होगा। तो आप इसको याद रखें। और जो पीटी रिलेटेड है वो आपको याद रखना है कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना है, कब आया था आपको वो देख लेना। और उसके बाद ये ग्रामीण वितरक योजना जो 2009 था, ठीक है, उसको ही उसमें 18 से 60% दिखाया था, 2009 में एक चल रहा था। आप इससे रिलेटेड एक बैकग्राउंड चेक कर लेना इसका कि ग्रामीण वितरक योजना, तो उसमें इन्होंने दिखाया है कि रूरल डिस्ट्रीब्यूटर बेस 18 to 60% ऑफ टोटल एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर बेस टुडे। तो उसके हिसाब से आप एक बार वो दोनों स्कीम देख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। बाकी इसमें कहानी यही है। नेक्स्ट, आपको पता होगा कि जो पाकिस्तान में जो हुआ, जो धीरे धीरे उनकी टोल जो है डेथ टोल वो बढ़ती जा रही है, तो इसमें हुआ क्या, तो इसमें जो किसी की पब्लिक मीटिंग चल रही थी पार्टी की, उसमें किसी बंदे ने, सुसाइड बॉम्बर ने वहाँ जाके और उसमें लोगों की जान ले ली। तो पाकिस्तान इज नाउ हैवी, ये राइटर ये उनको बताना चाह रहे हैं कि तुम जो गुड टेररिज्म बैड टेररिज्म करते थे ना, उसका ये कॉन्सिक्वेंसेज है। पाकिस्तान इज नाउ पेइंग ए हैवी प्राइस फॉर डिकेड लॉन्ग स्ट्रेटजी सपोर्टिंग इस्लामिस्ट एक्सट्रीमिस्ट फॉर इट्स जियोपॉलिटिक्स गोल। आप जो उस समय पे जो भड़काते थे अपने यहाँ के बच्चे को और दूसरे जगह भेजते थे, क्योंकि आपका जो पोरस बाउंड्री था अफगानिस्तान के साथ, आप अफगानिस्तान को जो आपने डिस्टर्ब किया था और आप उसमें हेल्प किए थे उस समय, तो आप उसका रिपरकशन ये होगा कि अब अगर मान लो कि उधर से आपके पोरस बाउंड्री है तो आप उसके बंदे खुद ही इधर आके पाकिस्तान में और आप अपने आप को उड़ा ले रहे हैं। तो ये तो होना था आपके साथ, राइटर कह रहे हैं। फिर ये बोल रहे हैं कि आफ्टर द तालिबान वेयर टॉपल्ड इन यूएस इन्विजन, अब जब तालिबान को जो हटाया गया था 2001 की बात कर रहे हैं, तो पाकिस्तान जो है वो डबल गेम खेल रहा था, समझ रहे हो आप। तो ज्वाइनिंग अमेरिका वॉर के साथ ज्वाइन हो गया, और उसके बाद हार्बरिंग भी कर रहा है कि भाई क्या कर रहा है, तालिबान को वहाँ से पीछे से मदद भी दे रहा है। विदाउट पाकिस्तान एक्टिव सपोर्ट द तालिबान वुड नेवर हैव बीन एबल टू रिटर्न पावर। अगर आप उसका हेल्प नहीं करते, आपकी बाउंड्री शेयर होती है, आपको एक एक चीज़ पता होनी चाहिए, अगर आप उसका हेल्प नहीं करते तो तालिबान पावर में आ ही नहीं सकता था अफगानिस्तान में। आपका हेल्प था उसमें भाई, आप डबल गेम खेल रहे थे, तो इसका भी रिपरकशन है, आप भुगतोगे उसका। तो ये राइटर कहना चाह रहे हैं पोरस जो भुगते हैं वो पाकिस्तान के, ऐसा नहीं है कि सियासत वाले लोग जो बैठे हैं उसके ऊपर वो भुगत रहे, एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली उधर भी है, मिडिल क्लास फैमिली उधर भी है जो इस सब चीज़ों से गुजर रही है, ठीक है। ये सिटीजन के लिए बहुत ही डेंजरस चीज़ें है, दुखदाई चीज़ें हैं कि आपके गलत कैलकुलेशन की वजह से ये लोग भुगत रहे हैं। तो एंड द पोरस बॉर्डर ऑफ अफगानिस्तान और पाकिस्तान बता दिया मैंने, लेटर वंस हैव टू सपोज मिलिट्री इन फॉर यस पाकिस्तान विच इज ग्रैपिंग विद द पॉलिटिकल ग्रिडवर्क एंड डिक्टेटोरिक इकोनॉमी। अब उनकी इकोनॉमी खुद ही खराब चल रही है, आपको पता है
कि उसमें डिटेल में बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है, किसी से छिपा नहीं है। तो आप उनकी आपकी अगर खुद की इकोनॉमी गई है, वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट नहीं है, तो आपके यंग लोग जो होंगे डेफिनेटली जो है मोबिलाइज होंगे इस सब चीज़ों में, ठीक है। और डेफिनेटली उस आपको जो होगा लॉन्गर टर्म में आपको और आपका उसका इम्पैक्ट दिखने को मिलेगा, और दिख रहा है अभी। तो पाकिस्तान, उसके बाद आपका अलग ही रूल चल रहा था उधर पे, पाकिस्तान तालिबान वर्सेस, पॉलिटिकल साइंस वाले बच्चों को पता होगा, पाकिस्तान तालिबान वर्सेस जो है अफगानिस्तान तालिबान। आपने ये कर रखा था, आपको लग रहा था कि इसका कुछ नहीं होगा, अब हो रहा है वो। तो पाकिस्तान स्टॉप डिफरेंसिंग बिटवीन इस्लामिक, और अब जो है अब कम से कम अब तो सुधर जाओ, अब ये कहना चाह रहे राइटर, कम से कम अपनी पॉलिसी को समझो, और जो भी मिलिटेंट्स हैं उसको एक नज़र से देखो। टेररिस्ट इज ऑलवेज ए टेररिस्ट, इट इज़ नॉट ए गुड टेररिस्ट वर्सेस बैड टेररिस्ट। और ये हमारे गवर्नमेंट ने बहुत ही अच्छे से इसके लेके एक वो कदम उठाया भी है कि जो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे हमारे यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने उसको रखा है कि उन्होंने बोला है कि आप टेररिस्ट में कम से कम भेदभाव मत करो। और बहुत सारे जो है टेररिस्ट को लेके यूएन में हमारी तरफ से वो भी पहल भी हो रही है, तो आप उससे रिलेटेड चीज़ें देखो। तो ये टेररिस्ट के ऊपर था, तो कुछ इतना रिलेवेंट नहीं लगा, लेकिन क्योंकि हमारा नेबर है तो हमें डिस्कस करना पड़ता है। डेटा को लेके है कि आप जब भी डेटा की बातें करते हो ना, तो आप जो है डेटा से क्या होता है, इकोनॉमिक और सोशल डेटा आप इकट्ठा करते हो, एक टाइप का पब्लिक गुड होता है, इस राइटर ये बताना चाह रहे हैं। जैसे आप पब्लिक गुड को बचा के, रिस्पॉन्सिबिलिटी है गवर्नमेंट को बचा के रखना, वैसे आप डेटा का भी काम है कि आपको उसको संभाल के रखें, और उसके लिए जो भी है एक सही कदम उठाएं, अच्छे से उसका एक एक्यूरेट डेटा, एक टाइप का जो सबका राइट्स है कि आप उसको एक्यूरेसी के साथ रखें, एक्यूरेसी के साथ लोगों को प्रेजेंट करें, तो वो रखें। तो उसको लेके, डेटा को लेके लगातार न्यूज़ में चल रहा है, इसीलिए राइटर ने जो है उन्होंने डेटा के बारे में लिखा है। उन्होंने एक 2-3 पॉइंट रखा है, तो मैं उसको छोटे छोटे में आपको समझा देता हूँ कि जब भी डेटा की बात करेंगे तो ये इनके 3 इशू हैं। ये क्या कहना चाह रहे हैं? पहला इशू कह रहे हैं कि क्वालिटी एंड क्रेडिबिलिटी ऑफ डेटा होना चाहिए, कि आप डेटा तो बहुत इकट्ठे कर रहे हो लेकिन क्वालिटी नहीं है, ठीक है। तो आपको क्रेडिबिलिटी, और क्रेडिबिलिटी जब बोले तो डेटा का सोर्स क्या है, क्या डेटा किसी प्राइवेट कंपनी से उठा लिया गया है क्या, उसको दे दिया ठेका, या फिर कोई पीआईबी है, या फिर मिनिस्ट्री है, या फिर वर्ल्ड बैंक का रिपोर्ट है? आपका डेटा है क्या? कोई भी पॉलिसी ड्राइव करते हो, पॉलिसी बनाते हो और उसको इम्प्लीमेंट कराते हो, उसके लिए पॉलिसी फॉर्मुलेशन की एक्चुअली बात हो रही है। और हमारा काम है कि एज ए डीएम एसडीएम आप जो भी सेलेक्ट हो रहे हो वो पॉलिसी फॉर्मुलेट करेंगे, इम्प्लीमेंट कराएंगे उसको। तो आपके लिए डेटा होना बहुत ज़रूरी है कि अगर आपके पास अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा नहीं है अच्छा, या फिर पॉवर्टी के डेटा नहीं है, तो आप उसको पॉलिसी को फॉर्मुलेट कैसे कराएंगे, पॉलिसी है तो बनाएंगे कैसे, इम्प्लीमेंट कैसे कराएंगे? आपको आइडिया ही नहीं है कि आप किस जोन में जा रहे, किस डायरेक्शन में जा रहे हो, केवल आप चलते जा रहे हो, आप सही डायरेक्शन में जाओगे नहीं। तो एक तो डेटा की जब भी बात होगी ना, तो डेटा की क्वालिटी होगी और क्रेडिबिलिटी होगी, तो ये पहला ज़रूरत है। तो राइटर ये कहने की ज़रूरत कर रहे हैं। फिर सेकंड में ये कह रहे हैं कि रिसेंट पेपर ऑफ जो ईएसी है ना, इकोनॉमिक एडवाइजर काउंसिल जो होते हैं पीएम साहब के, वो आर्गू करते हैं कि सर्वे डू नॉट एडिक्वेटली कैप्चर द अर्बन डेटा वर्सेस रूरल डेटा भी है, कि आपने रूरल डेटा ठीक है लेकिन अर्बन डेटा में अभी डिस्क्रिपेंसी पाई गई है। तो ये लिख रहे हैं कि कैप्चर द अर्बन पार्ट ऑफ इकोनॉमी वाइल दिस इज अ क्रूशियल इशू दैट द डेटा डेफिनेशन ऑफ अर्बन इटसेल्फ नीड टू बी री एग्जामिन्ड। तो आपको री एग्जामिन की जरूरत करनी है। तो एक तो ये हो गया। फिर बोला कि देयर आर मल्टीपल एजेंसी। आप ये बोलो कि एक तो डेटा ले लिया और डेटा की हमने सही करेक्शन कर लिया, क्रेडिबिलिटी चेक कर ली, लेकिन आप बोले मल्टीपल एजेंसियां जो है जो डेटा निकाल रही है। अब आप बोले एग्जांपल देके बताओ, तो बोलते हैं एक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ही ले लो। तो बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में देखोगे कि मिनिस्ट्री ऑफ एमसीए के पोर्टल पे जाओगे तो ये भी निकालती हैं, फिर एनुअल सर्वे ऑफ किसी और कोई और भी निकालती हैं, और दोनों के डेटा में अंतर होता है। तो मल्टीप्लिसिटी है कि आप अलग अलग लोग, आप एक कुछ और कह रहा है, दूसरा कुछ और कह रहा है, तो उसको लेके भी है। द कंपिटेंस एंड एबिलिटी ऑफ द सिस्टम टू जनरेट एंड डिसेमिनेट हाई क्वालिटी डेटा इज थर्ड इशू। हाई क्वालिटी डेटा को डिसेमिनेट करना है इनका थर्ड इशू, उन्होंने ये बताया है। तो आपको डेटा के बारे में जब भी आंसर राइटिंग करें तो आप ये चीज़ लिखें कि डेटा पहले तो कैसा होना चाहिए, कौन होगा, मल्टीप्लिसिटी नहीं होनी चाहिए, और उसके बाद जो उसकी क्रेडिबिलिटी कैसी होनी चाहिए, कहाँ से आएगा वो डेटा। तो ये सब चीज़ें डेटा से रिलेटेड लिखना है आपको। टू एक्सेस इकोनॉमिक ग्रोथ, नेशनल इनकम एस्टिमेट नीड रिविजन्स, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ अपडेटेड डेटा। एक ये भी है हिंड्रेंस कि पॉवर्टी रिडक्शन में, कि अगर आप जो डेटा की अपडेट नहीं करोगे, डेटा को आप अभी भी 2011 के सेंसस पे हम चल रहे हैं, तो अगर आप डेटा को अपडेट नहीं करोगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि पॉवर्टी लेवल कितना रिड्यूस हुआ और कौन कौन से ऐसा पैरामीटर थे जिसके बेस पे एनएसएसओ ने जाके वहाँ पे डेटा का इकट्ठा किया है।
तो आपको वो चीज़ भी, तो अपडेशन ऑफ डेटा भी एक टाइप का एक इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है डेटा से रिलेटेड जब भी ऐसी कोई बात होगी। सेंसस की बात कर ही रहे हैं इसमें। नीति आयोग ने अपना एक ऐसा लिया है कि नीति आयोग द्वारा एक नेशनल मल्टी डायमेंशन पॉवर्टी इंडेक्स, मैंने आपको पहले भी पढ़ाया था, उसमें जो आया है उसमें उन्होंने 2019-21 का नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का डेटा लिया है। सो नो डाउट कि एनएफएचएस हैज ए रोबस्ट मेथोडोलॉजी। ये कह रहे हैं कि एनएफएचएस के पास जो है वो एक अच्छा मेथोडोलॉजी है कलेक्टिंग डेटा के पर्पज से, कि डेटा कलेक्टर करने के मेथड जो है उनके पास बहुत अच्छे हैं। बट द पर्टिकुलर इंडेक्स नीड ए कैवेट एज इट बेस्ड ऑन सैंपल ऑफ 6 लाख हाउस होल्ड, वाइल इंडिया इज मोर देन 30 करोड़ हाउस होल्ड। तो आप 6 लाख लोगों का हाउस होल्ड का आपने सैंपल लिया, लेकिन आपको 30 करोड़ हाउस होल्ड है, आपको उसका सैंपल लेना है। तो थोड़ा सा है कि आप क्वांटिटी वाइज भी देखना पड़ेगा कि आपने कितना, सैंपल साइज क्या है आपका। तो इट इज़ टाइम फॉर ओवरहॉल्स। ये एक ऐसा समय है जहाँ पे हमें चेंज की ज़रूरत है। वी नीड बेटर कम्युनिकेशन बिटवीन क्रिएटर्स एंड यूजर ऑफ डेटा। जो क्रिएटर हैं, जो डेटा का क्रिएट करते हैं, जो उसको बनाते हैं, जो इकट्ठा करते हैं, जो मेथोलॉजी से उसको अलग तरीके से रख के, और जो यूजर है, जो हम लोग जैसे लोग हैं, अब जैसे लोग हैं कस्टमर्स हैं, ये देयर शुड बी एन अटेम्प्ट टू मूव बियॉन्ड डैशबोर्ड्स एंड डिसेमिनेट द डेटा मोर ट्रांसपेरेंट। डैशबोर्ड से हट के वहाँ से हटो और ट्रांसपेरेंट तरीके से बनाओ। तो गोइंग बैक टू द रंगराजन, फिर आपको ये याद रखना है, रंगराजन कमेटी जो है 2001 में रिपोर्ट दिया था डेटा को लेके, वो इट टेकिंग स्टॉक ऑफ व्हाट हैज़ बीन डन कुड बी गुड स्टार्टिंग पॉइंट। तो ये आपको रंगराजन कमेटी भी देख लेना। तो दिस इज ऑल अबाउट डेटा। नेक्स्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग है, प्रिजर्विंग ट्राइबल कल्चर। अब उड़ीसा गवर्नमेंट ने स्पेशल डेवलपमेंट काउंसिल मॉडल बनाया है, और वो बोल रहे हैं कि जो गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट जो चला रही है प्रोग्राम, एडीपी बोलते हैं, स्पेशल एडीपी, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, ठीक है, एडीपी चला रहे हैं गवर्नमेंट, आप सबको पता है। तो उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर को उसको बूस्ट करना, फिर इकोनॉमी को संभालना, फिर कल्चरली भी ध्यान दे रहा है। लेकिन आप इस सब में डेवलपमेंट ज़्यादा देख रहे हैं। उड़ीसा गवर्नमेंट का कहना है कि आप डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि डेवलपमेंट से ज़्यादा जरूरी है कि जो कल्चरल आइडेंटिटी है एक ट्राइबल का, वो कैसे बचाया जा सके। तो उसके बारे में बहस हो रही है इसमें, इस जो पर्टिकुलर टॉपिक है इसमें। वाइल द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज इंट्रोड्यूस्ड सेवरल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट फॉर ट्राइबल पीपल, इट हैज वन साइज फिट ऑल अप्रोच। एक ही टाइप की अप्रोच हर जगह, कि ये ट्राइबल के लिए भी ये, उसके लिए भी ये, लेफ्ट के लिए भी, नॉर्थ ईस्ट के लिए भी यही, हिमाचल वाले के लिए ये भी यही, और कहीं भी उड़ीसा वाले के लिए भी। तो ऑल जो है वन साइज फिट ऑल अप्रोच आप लगा रहे हो, दैट डाइवोर्स ट्राइबल डेवलपमेंट फ्रॉम ट्राइबल कल्चर, जो कि अलग है। इवन इन द स्कीम सच एज एडीपी, द फोकस इज एक्सक्लूसिवली ऑन डेवलपमेंट ड्रिवन इंडिकेटर्स। आप डेवलपमेंट पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हो, द कल्चरल एंड सोसाइटल कंस्ट्रक्ट ऑफ दो डिस्ट्रिक्ट आर साइडलाइनेड। आप उसके कल्चरल और जो सोसाइटल नॉर्म्स है, जो फैब्रिक्स है उन लोगों के, कि जैसे वो सेक्रेड ग्रुप्स में बिलीव करते हैं, जैसे वो विलेज कम्युनिटी में बिलीव करते हैं, जैसे वो अपने रिसोर्स को खुद ही यूज करने की कोशिश करते हैं, जैसे वहाँ के आर्टिशियन जो है अपने आईडी को, अपने आप को किस टाइप के आर्ट, जैसे भील कम्युनिटी हो गई, आपके अलग अलग कम्युनिटी देखे, ट्राइबल कम्युनिटी, वो आर्ट में माहिर है। तो अगर आप उन सब चीज़ों को प्रमोट नहीं करोगे और वहाँ पे रोड और इंफ्रास्ट्रक्चर और वो डेवलप कर दोगे, तो उससे कुछ बड़ा हासिल होने वाला नहीं है, ये उड़ीसा गवर्नमेंट का कहना है। और फिर अपना बात बताते हैं कि कैसे मैंने 62 ट्राइब को एक के अंदर में लाया और ये चीज़ें की है। फिर काउंसिल में जो काउंसिल बनाया है, जो इन्होंने ये काउंसिल बनाया है स्पेशल डेवलपमेंट काउंसिल, उसमें चेयरमैन कौन होगा, एक वुमेन होगी, और सारे ट्राइबल के जो नॉमिनेटेड होंगे, मेंबर होंगे, वो होंगे, और इस तरीके से वो ट्रूली रिप्रेजेंटेटिव होगा। तो ये अच्छा लगा। फिर उन्होंने ये बोला कि लैंग्वेज सिखाऊंगा मैं। अगर आपको ट्राइबल एरिया में, अगर आप ट्राइबल एरिया के अगर डीएम है या एसडीएम है, तो आपको उस एरिया का लैंग्वेज, फोक लैंग्वेज सिखाऊंगा मैं। फिर वहाँ का मैं आपको आशा वर्कर्स है उसको सिखाऊंगा लैंग्वेज। तो इस बेस पे आपको वहाँ से आपको एक टाइप का फीलिंग जनरेट होगी कि हाँ, मैं इस टाइप की चीज़ें कर सकता हूँ। तो फिर ये जो डिफरेंट जो डेवलपमेंट आप बोल रहे हो कि मैं ये इस टाइप की डेवलपमेंट जो है वो एक सोसाइटी को रिक्वायरमेंट की ज़रूरत है, तो उसके अलोंग विथ आपको ये भी देखना है कि वहाँ पे जो कल्चरल आइडेंटिटी है, जो सोसाइटल आइडेंटिटी है, वो भी हमें संभाल के ले जाना है। और वहाँ के जो आर्टिशियंस हैं, वहाँ के जो भी लोग हैं, उनको एम्पावर करने की ज़रूरत है, रेदर देन कि हम उसको डेवलपमेंट ज़रूरी है, नेसेसिटी है ही, लेकिन उसके साथ आपको ये भी ज़रूरत है कि इसको बनाए रखें। फिर गवर्नमेंट ये भी लिखती है कि विजन ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ एंड कम्युनिटी लेड डेवलपमेंट।
वही है, इंक्लूसिव रखना है और कम्युनिटी लेड डेवलपमेंट करना है, नॉट ए आइडिया ऑफ एक्शनेबल स्ट्रेटजी ऑफ उड़ीसा इन 5T। तो उन्होंने 5T में बांटा है कि ट्रांसपेरेंसी, टेक्नोलॉजी, टीम वर्क्स, टाइम लिमिट एंड लीडिंग टू ट्रांसफॉर्मेशन ड्रिवन डेवलपमेंट मॉडल्स। ये मॉडल्स यूज करेंगे अपन। दिस मॉडल ऑफ कल्चरल सेंसिटिव एंड कल्चरल इंक्लूसिव ट्राइबल डेवलपमेंट इज हेयर टू स्टे। तो ये इस टाइप की बातें चल रही है इसमें। और क्यों ना इसको हम अदर पार्ट ऑफ जो स्टेट है जैसे मध्य प्रदेश, सिक्किम और नॉर्थ ईस्ट रीजन में भी इसको अप्लाई करें, जहाँ पे कल्चरल आइडेंटिटी को एक महत्व दिया जाए along विथ डेवलपमेंट। तो इसका ध्यान रखिएगा आप लोग। तो आंसर राइटिंग के लिए बहुत अच्छा आर्टिकल है ये, आप उसको समझें। यस, तो नेक्स्ट न्यूज है दी हाइब्रिड ईवी इम्पेरेटिव्स। तो कैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल का अपने को यूज करना है ताकि जो 2070 का जो अपन ने प्रॉमिस किया है, तो उसमें ये ईवी जो है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। उसमें भी ईवी को लेके बोले कि हाइब्रिड ईवी, उसमें थोड़ा सा मिक्सिंग होगी, कभी आपकी जो थोड़ा देर ईवी पे चले और अदर टाइम्स अदर मेथड पे, अदर फ्यूल्स पे। तो मिक्सिंग वाली की बात कर रहे हैं। पर इसका आप सबको पता ही है कि प्रॉब्लम ईवी का प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि इनका प्रॉब्लम सबसे बड़ा जो है चार्जिंग स्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर जो है इनके लिए बहुत बड़ा एक हर्डल्स है। और उसके लिए चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर्स के लिए आपको बैटरी की ज़रूरत है, और बैटरीज के लिए आपको रॉ मटेरियल्स की ज़रूरत है। तो आपको केवल ये इसमें ध्यान रखना है, और इसमें कुछ इस टाइप का है नहीं। सेकेंड, द मैनी ऑफ द वर्ल्ड स्पेशली इकोनॉमिकली डेवलपिंग नेशन डोंट हैव येट एक्सेस टू ग्रिड। एक ग्रिड जो है उसको, वो भी इनका इशू है। और तीसरा, इसकी जो कॉस्टिंग है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की कॉस्टिंग, वो एक ट्रेडिशनल से, यहाँ पे नहीं लिखता मैं, थर्ड कॉस्टिंग, ईवी की कॉस्टिंग जो है वो ट्रेडिशनल व्हीकल से ज़्यादा है, तो लोग उस पर भी स्विच नहीं करते हैं। फिर चौथा है कि ये लॉन्ग टर्म में बहुत जगह पे अभी ऐसा है कि जब इसका यूज करते हैं तो वहाँ पे ना बर्न हो जाती है, आग लग जाती है इसमें, तो उसकी डिजाइनिंग में भी थोड़ी प्रॉब्लम है कि एक लंबे दूरी के लिए ट्रैवलिंग करना हो ना, तो आप प्रेफर नहीं करते हैं ट्रैवलिंग। अगर आपको 300 to 400 किलोमीटर के लिए आपको जाना पड़े, जो ट्रेडिशनल व्हीकल से जाते हैं लोग, तो इससे वो प्रेफर नहीं करते हैं। पहला रीजन कि इतने बीच में ट्रैफिक, उसके बीच में जो है हाईवे के बीच में इनके पास इतना चार्जिंग स्टेशंस नहीं है, और दूसरा कि चलते चलते बर्न हो जाती हैं बहुत सारी गाड़ियाँ, भी बीच में भी केसेज आए थे। और फिर लॉन्ग जर्नी के लिए सस्टेनेबल नहीं है अभी, तो उसको लेके राइटर बहुत सारी चीज़ें लिखते हैं कि कैसे मिक्स करके अगर रखेंगे तो काम आसान हो सकता है। हाइब्रिड ईवी की बात कर रहे थे, तो इस आर्टिकल में ये था, इतना ही इंपॉर्टेंट था। इसके बाद ईवी को लेके बहुत सारे डेटा मैंने आपको ऑलरेडी दे रखे हैं, तो आप उस पर देखें। अकीरा एक रैंसमवेयर है एक टाइप का, कि वो इनक्रिप्टेड डेटा को चुरा लेता है और फिर आपसे पैसे मांगता है, फिर आपको उसका अर्निंग का अपना पैसा, हार्ड अर्निंग मनी जो होता है, उसको आपको देना पड़ता है। किसको? हैकर्स को। सो आपको अकीरा अगर पूछे तो रैंसमवेयर है एक टाइप का, तो आप उसको याद रखें। और कैसे काम करता है, सिस्टम में जाके विंडो को, लाइनक्स को कैसे हटा देता है, फिर डॉट अकीरा फाइल जनरेट करता है, उससे क्या हो जाता है। तो ये सब अपने नेसेसिटी के बाहर की चीज़ है, अपनी ज़रूर अपने को समझना भी नहीं है कि कैसे फंक्शन करता है। अगर अपने को ये है कि भाई पूरा अंदर का समझना है, तो आप कंप्यूटर साइंस से आप इंजीनियरिंग कर लो, तो वो अपने को बनना नहीं है, अपने को आईएएस बनना है। अपने को पता होना चाहिए कि क्या है और कैसे सिस्टम किस तरीके के, अगर मैं उधर का ऑफिसर हूँ तो कैसे कौन कौन से एडिशनल काम करूँगा, कैसे कैसे अपने उसको जो भी अपना लैपटॉप होगा, वो होगा, जो भी सिस्टम्स होंगे सरकार के, गवर्नमेंट के, उससे कैसे बचाऊँ। पहले उसके लिए अवेयरनेस जरूरी है, पहले तो पता तो चले है क्या। फिर उसके बाद जितनी भी साइबर के जो भी नॉर्म्स हैं उसको फॉलो करें। इसने लिखा भी है राइटर ने कि साइबर हाइजीन को मेंटेन करें, इंटरनेट हाइजीन को मेंटेन करें। तो ये हो गया। तो अकीरा एक रैंसमवेयर। नेक्स्ट, कोर सेक्टर में है केवल एक, जो आपको पता है कि 8 कोर सेक्टर है, तो उसमें से केवल एक सेक्टर जो है
वो अभी ग्रोथ में नहीं है, मतलब उसकी जो सेक्टर की ग्रोथ है वो उस लेवल की नहीं है जैसी हुआ करती थी। बाकी जो 7 है उसकी ग्रोथ जो है अच्छी है, प्लस में है। तो राइटर वो ये बताने चाह रहे हैं कि इस 7 ऑफ द 8 कोर सेक्टर रजिस्टर्ड अपटिक इन मंथ। तो ये है, और कंस्टिट्यूट 40% ऑफ द इंडेक्स यही है। जब इंडस्ट्रियल प्रोडक्शंस की बात करेंगे तो उसमें 40% जो उसका वेटेज है वो यही 8 सेक्टर रखते हैं। तो 7 इन द 8 कोर सेक्टर विच कॉन्स्टिट्यूट 40.3% ऑफ इंडेक्स ऑफ IIP रजिस्टर्ड अंडर अपटिक जून। इसमें इजाफा है, मतलब ग्रोथ है, पॉजिटिव है। तो आपको ये है, उसमें से कौन कौन से है? क्रूड ऑयल वाज द ओनली सेक्टर इन द रेड। केवल जो क्रूड ऑयल है वो निगेटिव है, बाकी सब जो है पॉजिटिव है। उसमें कौन कौन से हैं आप वो देख लीजिएगा, ठीक है। फर्टिलाइजर्स है, स्टील्स हैं, कोल हैं, बहुत सारे हैं। आप तो 8 है, 8 का आप 8 वो एक बना लेना चार्ट। इलेक्ट्रिसिटी है, नेचुरल गैस है, तो आप बना लेना उसको। तो उसमें ये है। नेक्स्ट ये न्यूज़ मैंने आपको बता दिया कि फॉक्सकॉन जो है वो चिप बनाएंगे और उसका जो सेंटर होगा वो कहाँ खोलने के लिए बोल रहे थे तमिलनाडु में, कंचीपुरम में। कंचीपुरम डिस्ट्रिक्ट सही बोल रहा था, तो आप उसको कांचीपुरम समझ लें। नेक्स्ट ये ऑलरेडी डिस्कसेस है कि मणिपुर सेक्सुअल वायलेंस, आप अदर स्टेट में क्या चल रहा है उसके बेस पे आप ये नहीं बता सकते कि मणिपुर में क्या करना है। श्रीलंका के जो एनवॉय है उन्होंने ये बोला कि लैंड कनेक्टिविटी होनी चाहिए। तो लैंड कनेक्टिविटी कहाँ से होगा? तो वो एडम ब्रिज हो या राम सेतु हो, वहाँ से कनेक्टिविटी बढ़ाएंगे तो सही रहेगा, ऐसा इनका कहना है। और फिर अपन ने इंडिया जो है वो श्रीलंका के साथ इकोनॉमिक पार्टनरशिप भी कर रहा है। पीपल टू पीपल, एयर, एनर्जी, मैरीटाइम, अभी जो विजिट किए थे उसके बाद ये सब चीज़ें हो रही हैं। तो अभी इन्होंने ये बोला था कि लैंड कनेक्टिविटी भी हो जाए तो अच्छी हो जाएगी। तो उसके लिए अब वो लैंड कनेक्ट करने, श्रीलंका और इंडिया का मैप देख लेना आप, वहाँ से आपको लैंड कनेक्ट करना तो कैसे करोगे? तो वो एक ही चीज़ बचता है, राम सेतु बचता है या एडम ब्रिज बचता है, तो आप उससे कनेक्ट करोगे। अब इसमें कौन सा है? तमिलनाडु में जो मन्नार आइलैंड है वहाँ से कनेक्टिविटी होगी, तो उसको लेके बात चल रही है। तो इसमें ये है। एक और भी है, श्रीलंका डज नॉट हैव रिफाइनिंग कैपेबिलिटी। अब इसके पास, श्रीलंका के पास पाइपलाइन की बात कर रहे हैं कि अगर पाइपलाइन हो जाता तो सही होता। तो श्रीलंका के पास अपना जो रिफाइनिंग कैपेबिलिटीज है वो इतनी है नहीं। तो अगर ऑयल पाइपलाइन अगर यहाँ से जाता है आइलैंड से तो उसको हेल्प मिल जाएगी। तो ईस्टर्न श्रीलंकन की बात हो रही है, तो आप उसको देख लेना। तो इसमें श्रीलंका से रिलेटेड ये न्यूज़ में था कि लैंड कनेक्टिविटी चाह रहे हैं, वो बात हो रही है, अभी देखते हैं। एल नीनो इफेक्ट होगा तो जो रेनफॉल हो जाएगा वो कम हो जाएगा, आप सबको पता है। तो बस इसमें कुछ था नहीं। चीता की मौत हुई है इतनी सारे की, तो सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने दिया कि नेचुरल चीज़ों की वजह से मौत हुई है, कोई पोचिंग वोचिंग नहीं किया है। तो एक ये था। कूनो नेशनल पार्क जो है वो MP के श्योपुर में है, तो आप उसको याद रखिएगा, कूनो नेशनल पार्क, वहाँ पे चीते की मौत हो रही है। म्यांमार ने क्या किया, 6 महीने के लिए फिर से पोस्टपोन कर दिया अपना पोल। आप सबको पता है कि म्यांमार में मिलिट्री का शासन चल रहा है अभी, ठीक है। तो इलेक्शन होने वाला था अगस्त में, लेकिन वो अब 6 महीने के लिए फिर से डिटेन कर दिया कि 6 महीने बाद करूँगा। तो हो जाने दो इलेक्शन, फिर देखते हैं। फ्रांस के जो प्रेसिडेंट है वो चाह रहे हैं कि नाइजर में जो अभी जो वहाँ के जो आर्मी थे उन्होंने उसको ओवरटेक कर लिया था, सरकार को ओवरटेक कर लिया था। तो उसको आप देखो कि आप ये कह रहे हैं कि हम उसमें सरकार वापस बना देंगे, एस्टेब्लिश करवा देंगे, इंटरवीन करेंगे मिलिट्री शासन को और बोलेंगे कि वहाँ पे रीइंस्टेट किया जाए उनको। तो आप उस पर ध्यान रखें। स्वीडिश पार्लियामेंट के सामने फिर से फिर से कुरान को जला दिया गया है, तो उसको लेकर न्यूज़ में है। कुरान को लेकर लगातार न्यूज़ में है। और स्वीडन जो है, स्वीडन इसलिए न्यूज़ में कि स्वीडन को नाटो का मेंबर बनना है, और अगर वो टर्की का हेल्प नहीं लेगा तो फिर वो नाटो में उसकी एंट्री नहीं होगी। तो स्वीडन को इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। और टर्की जो है, आपको पता है कि वो इस टाइप की चीज़ें, कुरान की जो डिसरिस्पेक्ट हो रहा है उसको लेके वो उनके अच्छे ख्याल नहीं है, तो फिर वो स्वीडन के लिए भारी पड़ सकता है। तो आप ये ध्यान रखें।
चाइना जो है वो सीपेक जो है उसको 10 साल पूरे होने के बाद फिर से कुछ एग्रीमेंट साइन किया किसके साथ? पाकिस्तान के साथ। तो सीपेक आप सबको पता है कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, ठीक है, तो उसको देख लीजिए आप। फिस्कल डेफिसिट जो है, फिस्कल डेफिसिट क्या होता है? तो एक गैप होता है एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू के बीच का, कि कितना गैप है। तो सरकार प्रोजेक्ट कर रही है कि यूनियन बजट जो गवर्नमेंट प्रोजेक्टेड कि इस साल जो होगा वो 5.9 होगा जीडीपी का, लास्ट ईयर से कंपेरेटिवली 22-23 से, जो कि 6.4 था। तो पिछले बार 6.4 था, अभी एक्सपेक्टेड जो है 5.9 है। तो आप फिस्कल डेफिसिट में ये याद रखिएगा। फिस्कल डेफिसिट क्या होता है? गैप होता है एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू के बीच का, कितना सरकार खर्च कर रही है, कितना रेवेन्यू आ रहा है। इससे ज़्यादा अपने लिए इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है, डेटा भूल जाओ। गवर्नमेंट फ्लोर्स, हाँ, डीप टेक स्टार्टअप पॉलिसी को लेकर सरकार कुछ ड्राफ्ट करने वाली है, ड्राफ्ट कर लें दो फिर देखते हैं। लेकिन अभी उसमें जो है ये है कि जो डीप टेक टेक्नोलॉजी है, जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, आईओटी हो गया, सेमीकंडक्टर हो गया, उसको लेकर कुछ पॉलिसी आएगी। और वो ये भी सिंप्लीफाई करेगी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स जो है स्टार्टअप के लिए वो किस तरीके से रेगुलेट हो। तो आप इस टाइप की चीज़ें आने दो, ड्राफ्ट होने दो पॉलिसी, फिर देखते हैं। लेकिन डीप टेक स्टार्टअप पॉलिसी ये है। यूएस जो है वो बिगेस्ट एक्सपोर्ट मार्केट है इंडिया के लिए स्मार्टफोन के लिए। तो आपको 1/3 जो है इंडिया का ना एक्सपोर्ट जो होता है स्मार्टफोन, वो यूएस को जाता है, और फिर जो जाता है यूएई को, और फिर नीदरलैंड को। तो आप ये डेटा याद रखें बस। दिस इज ऑल अबाउट टुडे पेपर। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें। थैंक यू सो मच।